आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में हम जो जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं ग्रामर के उसको कवर करें। ठीक है, बाकी हमारी preposition और कंजंक्शन है उनका हमारा अलग से लेक्चर होगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव एक्टिव पैसिव का एक लेक्चर होगा अलग अलग। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, जो रूल्स आप पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिस करो, और जो पास पेपर में आए हुए हैं उनको ठीक है अपने नोट्स में इस तरह से ऐड करो। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने बल्कि आपको जो टेस्ट दिया है उसमें मैंने शामिल कर दिए कि देखो जी, आपको जो कल पढ़ाया था पास पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, क्योंकि कल के लेक्चर में तो उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आई हो आपको तो फिर आप डिस्कस कर लेना मुझसे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें, हमने नाउन पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, वर्ब और एडवर्ब भी पढ़ लिया है। preposition को हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, इसको हम आज देख लेते हैं। नहीं, हाँ, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, ये देखते हैं आज। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन से पहले हम देखेंगे क्लॉजेस को, कि क्लॉज क्या होती है। ये एक बिल्कुल हमने एक स्लाइड बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ी थी, जब स्टार्ट किया था पहला लेक्चर उसमें भी पढ़ी थी। तो हमने कहा था हमने क्लॉज को और फ्रेज को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया था, कि क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, याद रखें। अगेन, क्लॉज ये होती है कि जिसमें जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होना उसका जरूरी है, तब वो क्लॉज बनती है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट उसका प्रोनाउन हो, डिपेंडेंट हो, जिस तरह मर्जी हो, लेकिन हो सही। अच्छा, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट हो और दूसरा प्रीडिकेट हो, इसको प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, ये भी मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है। ये पढ़ाते पढ़ाते याद आया, क्योंकि पास पेपर में प्रीडिकेट के बारे में भी पढ़ाया गया है, पूछा गया है उसका। देखिए, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट जो आगे आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट जिस चीज को इलेबोरेट करने वाला है, जिस फेज से गुजरने वाला है, जो चीज एक्सपीरियंस करने वाला है, उसको प्रीडिकेट कहते हैं। जिस जमाने से गुजरने वाला है उसको सबको प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लॉज। समझ आ गई बात की। इन द मार्केट अगर कहेंगे तो ये फ्रेज है, ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ है बस एक छोटी सी बात है, ये फ्रेज बन जाता है। अब हम क्लॉज को देख रहे थे, तो क्लॉज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये एक जो लिखा हुआ ना, ही वॉज कैरिंग अ बास्केट, वो एक बास्केट लिए जा रहा है, लिए जा रहा था। तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस तो वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, और एक कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है। जिस तरह कंपाउंड है तो कंपाउंड में दो क्लॉज होंगी, लेकिन सेंटेंस एक ही है। सेंटेंस, क्लॉज दो, सेंटेंस एक। एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। बाजों का एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकती हैं, बाजों का एक सेंटेंस में दो से ज्यादा क्लॉज भी हो सकती हैं। समझ आई बात की। तो ये यहां पर जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो एक सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज का बना होता है। ठीक है, शादी आ गई है? नहीं हुआ शादिया का ज्वाइन? नहीं क्लोज नहीं हो रहा उनका क्या। अच्छा चलो, पता नहीं क्या रीजन है। अब मेरी ये बात ठीक है समझ आ गई है कि एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल जब सेंटेंस की बात करेंगे तो वो एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। आगे हम और टाइप्स भी पढ़ेंगे सेंटेंस की। क्लॉजेस की टाइप्स पढ़ते हैं। क्लॉज दो तरह की होती है बेसिकली, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिस जो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकती है, जो कंप्लीट मीनिंग देती है। ठीक है, इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, मास्टर क्लॉज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। इस तरह डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती है। आपको दरमियान में से काट के डिपेंडेंट क्लॉज दे दें, आप कहोगे यार इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आ रही बात की।
ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको क्लियर ना बता दे, क्लियर ना कर दे, इसको सपोर्ट ना करे। इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज को स्लेव क्लॉज कहते हैं या सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबॉर्डिनेट है ये। ठीक है। आई मेट अ बॉय, एक लड़के से मैं मिला। हु वॉज कैरिंग अ बास्केट, जो एक बास्केट लिए जा रहा था। ठीक है, लेकर जा रहा था। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आई मेट अ बॉय, यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट है। अब इसको आप काट दो, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, बस ठीक है। अब अगर यहां से इसको मैं काट दूं कि हु वाज कैरिंग अ बास्केट, जो कि एक बास्केट लेकर जा रहा था, ये तो मीनिंग वाजे ना हुआ ना। हु वाज कैरिंग अ जी सर। बास्केट। ठीक है, हाँ। एक सूरत में ये हो सकता है, बताएं। अल्फाज यही रहेंगे लेकिन ये इंडिपेंडेंट बन जाएगी, बताओ वो किस तरह। बताएं जी। ये जो जिसको मैं डिपेंडेंट क्लॉज कह रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट भी बन सकती है। एक तरीका है, अल्फाज यही रहेंगे। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो फिर ये सवाल बन गया ना। फिर तो ये सवाल बन गया, हु जो है इसका सब्जेक्ट बन गया। हु वॉज कैरिंग अ बास्केट, कौन लेकर जा रहा है जी बास्केट, ये सवाल बन गया। जो सच जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट वो बता रहा है कि जी कोई ऐसी चीज है जिसका हमें पता नहीं है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूं कहूं कि जो के एक बास्केट लेके जा रहा था, तो वहां पर फिर आप फंस गए। वो क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन स्टैंड बाय स्टेप एज अ होल, जो कि खुद से ही सब कुछ है, जो अपनी वजाहत खुद कर सकती है, जो अकेले सरवाइव कर सकती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन, अहमद वाइफ वाज अ लॉयर, अहमद की जो बीवी है वो एक लॉयर है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं इनको मिला देता हूँ। अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन बट अहमद वाइफ वाज अ लॉयर। ध्यान से देखें, ये अभी भी इंडिपेंडेंट है। मैं कंजंक्शन को हटा दूं, मैं कंजंक्शन को हटा देता हूं, अब बताओ। अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन फुल स्टॉप, अहमद वाइफ वाज अ लॉयर, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, सर्वाइव कर सकती है। वहां पर अगर मैं हु को हटा देता तो कोई मीनिंग ही नहीं आना था। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। अब हमें थोड़ा सा गौर करना है कि यार ये आगे आगे थोड़ी और वजाहत आएगी, फिर देखना कि ये यहाँ पर ऐसा क्या लफ्ज आए कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये डिपेंडेंट हो जाता है। वहां वो गौर करना है हमने। देखें, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्या, आई सॉ अ बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी। मैंने एक लड़का देखा, हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट। अब इसमें जो हु है ना, ये कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, और हु एज अ प्रोनाउन भी काम कर रहा है। चुनाचा, ये जितनी भी ये सेकंड क्लॉज है ये डिपेंडेंट बन गई है फर्स्ट पे। क्लियर है। सब क्लासेस कंजंक्शन की, अब हम आते हैं कंजंक्शन पे वापस। वो जो कंजंक्शन हमने स्टार्ट में पढ़ा था, कंजंक्शन कहते हैं दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने वाला, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसको कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ती, याद रखना। कंजंक्शन जोड़ती है क्लॉजेस को, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। सेंटेंस का तो मतलब ही ये है जो अपनी अपना एक अलग वजूद रखता है, उसको सेंटेंस, वो लाइन जो अपने अलग वजूद रखती है। ठीक है, सेपरेट, वो एक सेंटेंस है। लेकिन अगर वो आपस में ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंस जोड़ दिए हमने, तो फिर हम उसको फिर सेंटेंस नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे भाई ये क्लॉज है, अब क्लॉज बन गए हो। तो कंजंक्शन की इस लिहाज से दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स आर क्लॉजेज इक्वली। ये जो जब हमें देखें कि दो क्लॉज हम वजन है, दो क्लॉज जो है वो इक्वली वेटेज रखती हैं, तब हम उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कैसे इक्वली जो है वेटेज कैसे रखते हैं, देखते हैं। पीछे मैंने जो मिसाल दी थी, शायद अब दोबारा है, या देखें। माई डॉग इंजॉयज बींग बाथड,
मेरा जो डॉग है, ठीक है, वो नहाना पसंद करता है, बट हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। लेकिन वो हेट करता है कि उसके नाखून काटे जाएं। तो यहां पर देखें, ये कॉमन वर्ब है, सॉरी कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट एक ही है, माई डॉग। सब्जेक्ट कॉमन है, उसी को कहा कि इंजॉय करता है और वही हेट करता है। तो ये यहां पर वेट सेम है, प्रेजेंट डेफिनेट है, यहां भी प्रेजेंट डेफिनेट है। और दोनों ही देखो एक ही सब्जेक्ट को कैरी कर रहे हैं। सब्जेक्ट एक ही है, माई डॉग। देखिए माई डॉग इंजॉय, और माई डॉग हेट्स। प्लस इसकी जो खास बात है, ये कनेक्ट हो रहा है इजीली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो जब भी कोई दो क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हों, तो वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, माई डॉग इंजॉयज बीइंग बाथ्ड बट हेट्स। अब इनको सेपरेट करें, माई डॉग इंजॉय बीइंग बाथ्ड, माई डॉग हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। तो ये शो कर रहा है कि जनाब, ये जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कॉमन ले लिया गया, बस सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया ना, जिस तरह मैथ में कॉमन लेते हैं इसी तरह यहाँ पर कॉमन ले लिया। मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कौन कौन सी हैं जी? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सारी आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, वो आपके पेपर में कोई भी पूछ सकता है, हाँ भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेंटेंस बना के कहेगा बताओ ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये कौन सी कंजंक्शन है। ठीक है, तो आपने बताना है फॉर, ये जो फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसका फार्मूला क्या है? फैन बॉयज। ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। कई एक के मैं जुमले बनवा दूंगा और कई आपने फिर सारी प्रैक्टिस करनी है। बट का यूज ये करेक्शन में आता है, ग्रामर में आता है। वो सेंटेंस वो बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, आपको पता होना चाहिए। बट जो है वो कॉन्ट्रेरी के लिए है, कॉन्ट्रेरी के लिए। देखें यहाँ पर, माई डॉग, एक तरफ डॉग इंजॉय कर रहा है कि उसको नहलाया जा रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक चीज से हेट कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो आपने कॉन्ट्रेरी साइन देना है बट का। अगर आप दोनों तरफ सेम देना चाहते हो कि वो नहाना भी इंजॉय करता है और वो अपने नाखून कटवाना भी इंजॉय करता है, तो फिर आप यहाँ पर एंड लगा दो। अगर आप कहते हो ना तो वो नहाना इंजॉय करता है और ना वो अपने नाखून कटवाना एंजॉय करता है, तो फिर आप यहाँ पर नीदर और ना लगा दो। माई डॉग नीदर इंजॉय बीइंग बाथ नॉर, ठीक है, बस नॉर लगा के, नॉर गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड, सेम वर्ब के साथ कैरी हो जाएगा। और के साथ और, इधर और, या सिंपल और भी लगा सकते हैं, और कई जगह पर देखना आप येट का और सो के हम जुमले आगे पढ़ेंगे, इधर और भी पढ़ेंगे। फार का मतलब देखें, ध्यान से बात समझें। ये फार का मतलब ऐसा ही है जैसे बिकॉज है। पर्पस बताने के लिए। हाँ जी, बिकॉज, फॉर, लेकिन दोनों अलग अलग जगह अलग हो जाते हैं। फॉर एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। इन चीजों को आपने गौर करना है और मीनिंग सेम है। आल्सो ये देखें, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो डिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ती है। ठीक है, और पहली बात तो ये कि अगर आपने एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो, ठीक है, वो जुड़ने से पहले सेंटेंस ही होती है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपस में ज्वाइन करना है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करें। अब पूछे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? हर वो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, फैन बॉयज और ईदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर बट आल्सो येट, ये इनके अलावा जितनी भी कंजंक्शंस हैं वो सब की सब सबऑर्डिनेटिंग हैं। क्लियर हुई मेरी बात? जो कोऑर्डिनेटिंग नहीं है वो सबऑर्डिनेटिंग है। ओके, एग्जाम्पल, दे केम बैक बिकॉज दे वर अफ्रेड।
ठीक है, दे केम बैक बिकॉज दे वर अफ्रेड। अच्छा, यहां से अगर इसको यहां से जोड़ें आप, तब तो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर बिकॉज को साथ मिला देंगे तब ये जो है ना, फिर ये बन जाएगा सबॉर्डिनेटिंग। फिर सबॉर्डिनेटिंग बनेगा, बिकॉज दे वर अफ्रेड। यहां पर जो है आपका मीनिंग वाजे नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे वर अफ्रेड, यहाँ पे बात आपकी यानी कि समझ नहीं आ रही है आपको कि क्या मतलब, बिकॉज दे, क्योंकि वो खौफजदा थे। यहाँ पे बात इनकम्प्लीट है, तो ये डिपेंडेंट बन गई। शी किल्ड अली व्हेन ही वाज इन लंदन। अब यहां पर देखें, व्हेन ही वाज लंदन करोगे, फिर बात ऐसे लगेगी अधूरी सी है। ठीक है, तो अब बात जब आप मिलाओगे इंडिपेंडेंट को, ही शी किल्ड अली, उसने अली को कत्ल किया जब वो लंदन में था, अली था जब लंदन में ना। तो ये जो ही है वो अली के लिए आ रहा है, तो ये वो मतलब वजाहत करता है उसकी। और क्या है जी, इसके दरमियान कोमा, इसमें कोमा यूज नहीं करना आपने। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा यूज नहीं करना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंजंक्शन से पहले कोमा यूज किया जा सकता है। ये देखें जी, ये सारी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, देन, वेदर, वेयर एज, rather than, as soon as, even though, unless, provided that। ठीक है, आप लॉ पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा यूज होता है provided that, so that, as, whoever, whomever, whom, whenever, where, that, whichever। ये सारा मैंने टेबल बना दिया है। ठीक है, और इसमें बताया है कि ये जो है ना, whoever, whenever, as soon as, now that, ये टाइम के लिए आता है, ये रियायत के लिए आता है, आल दो, इवन दो कंपैरिजन के लिए कौन सा आता है, रिलेटिवली, रीजन बता रहे हो तो क्या आता है, कंडीशन बता रहे हो तो क्या आता है, मैनर, रिलेटिव, एडजेक्टिव। आगे नीचे सेंटेंसेस भी दिए हैं मैंने कुछ, प्रैक्टिस वो भी देख लेना। प्लेस अगर आ जाए तो फिर क्या आता है, तो सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब आप पर है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चले हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका आप प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, कुछ आप भी। ये आप ये ना समझना कि मैं को आउटस्टैंडिंग ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। मैंने जब पिछली मर्तबा लेक्चर्स दिए थे इंग्लिश ग्रामर के, तो मैंने ये चीजें खत्म कर दी थी। मैंने कहा यार ये तो मैंने सीएसएस लेवल के डिलीवर किए हुए लेक्चर ना, अरेंज किए थे मैंने लेक्चर्स, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस तरह के पूछे गए हैं पीपीएससी में। आपने देखा होगा वेयर का अक्सर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। ठीक है, द स्कूल वेयर आई स्टडी, द स्कूल वेयर आई स्टडी। ठीक है, चार्ज द फी ऑफ स्टूडेंट्स वेरी हाई, कह सकते हो। द स्कूल वेयर आई स्टडी, तो वहां पर वेयर आ गया, प्लेस आ गया। दैट और विच का यूज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हु, दैट और विच, ये चीजें पीपीएससी में पूछी गई हैं। देखते हैं जी, ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक, जबकि कंपैरिजन, वेयर एज हिज ब्रदर प्रेफर्स रॉक। ठीक है, वो क्या करता है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता है, लेकिन उसका भाई जो है ना रॉक म्यूजिक पसंद करता है। वेयर एज को इधर देखें, कहां पर है वेयर एज। कंपैरिजन वाले में सर। यस, कंपैरिजन आ गया ना जी। जी। ये वो खाली जगह पूछेगा, खाली जगह दे देगा, यहां पर खाली जगह दे देगा। इसको कहेगा फिल इन द ब्लैंक। आगे आपके पास कंजंक्शन होंगी, वो बट दे देगा, आल्दो दे देगा, वेयर एज दे देगा। तो आपको पता लग गया भाई, वो एक बंदा जो है वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता है और दूसरा क्या करता है, रॉक। वेयर एज। हाँ जी, कुछ समझ आई बात की गई। एज मच एज, जितना हो सके, एज मच एज। यहाँ कहाँ पर एज मच एज, ये भी कंपैरिजन है। एज मच एज आई इंजॉय रीडिंग, जितना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आई ऑल्सो लव स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, जितना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इतना ही मुझे बाहर जाके एंजॉय करना भी अच्छा लगता है।
ठीक है। तो वो अब कंपैरिजन है ना, इक्वल कर रहा है, कंपैरेटिवली इक्वल कर रहा है वो। मुझे पढ़ना भी उतना ही पसंद है जितना मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद है। एज सुन एज द मीटिंग एंड्स, जैसे ही मीटिंग एंड होगी, आई विल सेंड यू द रिपोर्ट। ठीक है, ये देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आप पर मीनिंग वाजे हो जाएगा। हु एवर फिनिशेज द टास्क फर्स्ट विल रिसीव अ रिवार्ड। मुझे आप में से कौन बताएगा कि ये सेंटेंस सिंपल है कंपाउंड है? कोई गुलजमान बताएगा ये। गुलजमान है ना? अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है वैसे, आगे आ रहे हैं। और कोई है यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अच्छी है? बताएं जी, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा है ये वाला? या चले मुझे ये बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। चलो, ये जो है ना, हु एवर फिनिशेज द टास्क फर्स्ट विल रिसीव अ रिवार्ड, मुझे ये बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जल्दी शाबाश। गुलजमान। सर इसमें जो हु एवर फिनिशेस द टास्क, हम्म। हाँ, ये ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में आएगा ये। आसिफ कहता है अच्छा, आसिफ ने कहा हु एवर। और बताएं जी, कोई और बताए। सलमान। और ये सिंपल सेंटेंस होगा। हाँ जी, सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। ये सर एक यही लग सब्जेक्ट रहा है एक whoever ही से। वर्ब है इसके अंदर, एक ही सलमान क्या क्लास बता है। रहे हो, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? whoever सर। हु एवर। और बताएं। हाँ जी, कुरतलैन गैस करो। सोनिया। सब्जेक्ट हिडन तो नहीं है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल। विल। विल से पहले जितना भी है ना वो सब्जेक्ट है। ठीक है, विल से पहले जो भी है वो सब्जेक्ट है। गुलजमान, आप फर्स्ट खा गए थे। हु एवर फिनिशेज द टास्क फर्स्ट, जो भी पहले मुकम्मल, देखो ये उसी बंदे की बात है ना। वो चाहे टास्क पहले टास्क मुकम्मल कर रहा है, फिनिश कर रहा है, वो जो भी कुछ कर रहा है वो इसी हु एवर की बात है। हु एवर, याद रखें, हु एवर एक प्रोनाउन है और उसको सपोर्ट कर रही है सारी चीज। इसको कहते हैं हम नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज बन गया बेसिकली, और ये पूरा नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट है। ये सारी बातें एक बंदे की बात हो रही है ना, एक की हो रही है, 10 की हो रही हो, जितनी मर्जी की बात हो रही हो, ये सारी बातें उस एक बंदे के लिए हो रही हैं फिलहाल। तो ये सार जो एक बंदे की बात जब हो रही है तो वो सब्जेक्ट ही हुआ ना। whoever finishes the task first will receive a reward, उसको इनाम मिलेगा। as she entered the room, as के बाद कोमा नहीं है, whoever के बाद, इनके बाद कोमे नहीं है, देखें। as she entered the room everyone turned to greet her, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, हर किसी ने उसको सलाम किया। ठीक है, हर कोई उससे मिला। यू कैन गो टू द पार्टी ओनली इफ, उस सिर्फ उसी सूरत में। ठीक है, शर्त है, ओनली इफ यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। बाकी भी इस तरह देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी आई होप। वो टेबल भी मैंने बनाया है, प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, इन कंजंक्शन का एक एक सेंटेंस बनाएं, फिर आपको ही आएगा। ठीक है, जब आप अपने रजिस्टर पे नोट्स बना रहे हो तो आपने स्पेसेस देनी है। ठीक है, स्पेसेस देनी है, कलर्स के जरिए आपने लिखना है, कलर बॉल पेन्स के साथ, और बाद में फिर इसमें ऐड करना है, फिर आपकी ग्रिप बनेगी। यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज है, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू डू नॉट मैरी हर। आप, हाँ जी, जब तक के
यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस, ये नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। अनलेस जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, वो बता रहा है कि जब तक के यू डू नॉट मैरी हर, अनलेस यू मैरी हर, जब तक तुम उससे, इस अनलेस में जो है ना वो खुद से नफी का मानी है, नफी का मानी है। तो जब इसमें खुद नफी की बात हो रही होती है तो नॉट लगाना गैर जरूरी है, ये सेंटेंस गलत बन जाता है। जब या तो अनलेस लगाएं या डू नॉट लगाएं, नॉट लगाएं। यू कैन नॉट बी हैप्पी, तुम उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते अनलेस जब यू मैरी हर। ठीक है, इसको इस तरह लिखें। आगे आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के कॉम्बिनेशन ये वो बताए मैंने। अब अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, पहले तो ये देखें, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तब यूज होती हैं जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, क्लॉज हो। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़नी हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान आती हैं तो सेंटेंस क्या बन जाता है? कंपाउंड, मुरक्कब। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो तो दरमियान में हम कंजंक्शन कौन सी लगाएंगे? सबऑर्डिनेट, वो जो हमने अभी पढ़ी है सारी। और जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? कम्प्लेक्स। कंप्लेक्स। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेली हो, बिल्कुल, ही इज अ गुड बॉय, तो वो वहां पर वो क्या हो जाएगा? सिंपल। सिंपल सेंटेंस। सिंपल। एग्जैक्टली तीन ये सब चीजें पूछी हुई हैं मेरे ख्याल। कम्प्लेक्स ना पूछा हो शायद, कम्प्लेक्स भी पूछा होगा सेंटेंस पास पेपर में, लेकिन कंपाउंड पूछा है, सिंपल भी पूछा है। एक, अहमद डज नथिंग। अहमद ने तो कुछ नहीं किया, बट अहमद वाइफ इज अ लॉयर। अहमद डज नथिंग, अहमद कुछ नहीं करता, लेकिन अहमद की जो बीवी है ना वो लॉयर है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। कौन मुझे बताएगा ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि सबऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेटेड है सर। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई सॉ अ बॉय हु वाज वेयरिंग जींस शर्ट, जिसने जींस शर्ट पहनी हुई थी। तो आई सॉ अ बॉय हु वाज वेयरिंग जींस शर्ट, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब एक आ जाता है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस का क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन वो चली जा रही हैं, उनके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। आपने डिस्टिंग्विश ही नहीं किया हुआ कि भाई ये क्लॉज ये है और दूसरी क्लॉज वो है, आप कुछ पता ही नहीं है, बस वो ऐसे चली जा रही है, तब वो हो जाती है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है उसमें। एक सेंटेंस है, देखें, आई एम इन कॉलेज, आई स्टडी केमिस्ट्री। हाँ भाई, आपको क्या लगता है कि ये गलत है? गलत तो है, चलो मैंने लिख दिया। इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? मैं कॉलेज में हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। जी, आपको क्या लगता है? वैसे ठीक तो नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या ठीक कैसे हो जाए, हम कैसे ठीक कर लें इसको? कोमा सर एंड लगा दें लगाकर? दरमियान में। नहीं गुलजमान, कोमा नहीं लगाना इसके आगे। याद रखें, नोट कर लें बात को। याद, कभी भी किसी कंप्लीट सेंटेंस के आगे, क्लॉज के आगे आपने कोमा नहीं लगाना। जो कंप्लीट हो, फ्रेजेस के आगे लगा सकते हो, डिपेंडेंट क्लॉज के आगे लगा सकते हो। ठीक है, कभी भी आपने कंप्लीट एक सेंटेंस है ना, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट क्लॉज, उसको कोमे से सेपरेट नहीं करना कभी भी। ये इसको कहते हैं कोमा सप्लाइज। चलो ये शायद हाँ कंजंक्शन में होगी बात। तो आइए, मैंने कॉलेज, और कौन बता रहा था? तो बोल रहा था, देखो, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं, अब ठीक है, तो अब सेंटेंस गौर करो। आई एम इन कॉलेज, मैं कॉलेज हूँ, आई स्टडी केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। ठीक नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहां लगा दूं एंड, फिर भी तो ठीक हो जाएगा ना। आई एम इन कॉलेज एंड आई स्टडी केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज में होता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर भी तो ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, तो वो देखते हैं। आई एम इन कॉलेज एंड आई स्टडी केमिस्ट्री, ठीक है, इसको मैं कंजंक्शन लगा दी मैंने।
फिर मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, फिर भी ठीक है। ठीक है, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, ये पीपीएससी का सवाल है, उसमें पढ़ेंगे हम आगे पंक्चुएशन में। इसके अलावा आई एम इन कॉलेज सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कहता है कि थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ। आई स्टडी केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो ये भी इस तरह भी ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, रेड लुक्स टू अग्रेसिव फॉर द लिविंग रूम वॉल्स, कोमा लेट्स ट्राई ब्लू।